हिंदी व्याकरण एवं साहित्य के टॉप क्वेश्चंस, वो भी उसकी व्याख्या के साथ। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन है हमारे पास कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या एकांकी है। तो इसका सही जवाब है नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आधे अधूरे जो है वो एक नाटक है। अब इसके पीछे का क्या तथ्य है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि भाई आधे अधूरे जो है वो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक जो हैं वो हैं आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है, इस प्रकार से भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। भ्रांतिमान अलंकार की बात करी है तो सबसे पहले उदाहरण जानने के लिए तो आपको भी इसकी डेफिनेशन पता होनी जरूरी है, परिभाषा पता होनी जरूरी है कि भाई भ्रांतिमान अलंकार होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भ्रांतिमान अलंकार होता है जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के साथ भ्रम हो जाता है कि भाई ये उपमेय है या ये उपमान है, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ समझ लिया जाता है, भ्रम हो जाता है कि ये चीज़ वो है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ओस बिंदु चुग रही है हंसनी मोती उनको जान, यानी कि हंसनी जो है वो ओस के बिंदुओं को मोती जानकर, मोती समझकर चुग रही है। दूसरा ऑप्शन है, ये हैं सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा भ्रम तो है दूसरे वाले में कि भाई ये ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती हैं। तीसरा ऑप्शन है, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। चौथा है, एक रम्य उपवन था नंदन वंसा सुंदर। अब पहला और दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि भाई पहले ऑप्शन में जो है कह रहा है कि हंसिनी जो है वो ओस की बूंदों को, ओस की बिंदुओं को यानी कि बूंदों को चुग रही है मोती समझकर। तो उसको भ्रम हो गया है कि ये जो ओस की बूंदें हैं वो मोती हैं। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा भी थोड़ा सा ऐसा ही है कि ये हैं सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। तो पहले में और दूसरे में सिर्फ अंतर इतना ही है कि पहले वाले ऑप्शन में तो हंसिनी ने उसको मोती समझा, ओस की बूंदों को मोती समझा और समझकर उनको चुगने भी लग गई, यानी कि उस पर जो है प्रतिक्रिया भी देने लग गई। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में सिर्फ हमें भ्रम हुआ है, अभी हमने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप तर्क लगाकर ही याद रखेंगे तो अच्छे से याद रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था वही है। यहाँ पर कह रहा है, जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अतः ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये में है। एक तो ये मोती होगा और ये सिर्फ में होगा, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ यह दर्शाया गया है कि हंसनी ओस की बूंदों को मोती समझकर चुग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। किस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने कहा है जो निम्नलिखित दी गई हैं। ऑप्शंस हैं सुधावर्षा, सरस्वती, प्रताप या हंस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हंस। तो हंस का संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो साहित्यिक पत्रिका हंस जो थी उसके संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। ठीक है, अब इसके अलावा जो सरस्वती है, सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। सरस्वती काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इसलिए इसको भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है प्रताप। प्रताप जो पत्रिका थी उसके संपादक रहे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों को भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली बोली की बात कर रहा है, बोली होती है जो आसपास के क्षेत्र में बोली जाए, आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। रांची है, जबलपुर है, जोधपुर है या सिलीगुड़ी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जबलपुर। तो जबलपुर के क्षेत्र में बघेली बोली बोली जाती है। यहाँ पर इसके पीछे तर्क दिया गया है कि बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है। रीवा के आसपास का जो भी इलाका है उसको बघेलखंड कहते हैं।
अब इस बघेलखंड से ही वहाँ जो बोले जाने वाली बोली है उसको बघेली कहा जाने लगा। तो वहाँ की जो बोली को कहते हैं वो बघेली कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो क्षेत्र हैं इसके वो हैं रीवा, नागौर, शहडोल, जबलपुर, सतना, मैहर और इसके आसपास के क्षेत्र। इन सभी में जो है बघेली बोली बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए भी और जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी। तो इनको अच्छे से याद कर लेंगे आप, चाहे वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को याद ज़रूर रखिए। ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं रोज़ आपके सामने हिंदी के और संविधान मूल विधि के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अभी एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स। और रोज़ की ये जो क्लासेस हैं इनको अटेंड कीजिए प्लीज़, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस में से मैं ये दावा करता हूँ कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको पेपर में मिलते जुलते क्वेश्चंस ही देखने को मिल जाएंगे और बड़े ही आसानी से आप उन पर टिक लगा देंगे। बड़ा ही अच्छा आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस क्लास के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संदेह अलंकार का उदाहरण है। तो भाई संदेह, अभी जो पिछला क्वेश्चन आया था ना भ्रांतिमान वाला, तो उसमें जो दूसरा एग्जाम्पल था, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। जो इसमें दूसरा एग्जाम्पल है कि ये हैं सरस ओस की बूंदे, यहाँ है मंजुल मोती। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है, क्योंकि संदेह सिर्फ हो रहा है कि भाई ये ओस की बूंदे हैं या मंजुल मोती हैं, सिर्फ संदेह हो रहा है। इसके बाद प्रतिक्रिया नहीं हुई। अगर प्रतिक्रिया हो जाती कि भाई मंजुल मोती मानकर हमने उनको या तो उठा लिया या फिर कुछ काम कर दिया, प्रतिक्रिया दे दी, तो वो हो जाता भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ पर प्रतिक्रिया ना दी जाए, सिर्फ संदेह रहे कि भाई ये ऐसा है या वैसा है, ये है या वो है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल्स हैं। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। मानो घर, दूसरा एग्जाम्पल है, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। तीसरा एग्जाम्पल है, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। चौथा एग्जाम्पल है, यह काया है या शेष उसी की छाया है। तो भाई पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल भी संदेह अलंकार के नहीं है। पहले में थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन संदेह अलंकार का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि एक रम्य उपवन था, नंदन वंसा सुंदर। यहाँ पर तो भाई हमने इसका जो है एक तरीके से इसकी समानता दिखा दी कि भाई एक रम्य उपवन था, एक बाग था रम्य, जो रम्यता से भरा हुआ था। नंदन वंसा सुंदर, कृष्ण जी के जो वन है या नंदन वन जिसको हम कहते हैं, उनके जैसा एकदम मनोहरी सुंदर था। तो यहाँ पर तो हमने समानता दिखा दी। दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा भी ऐसा ही है, लेकिन चौथे में कह रहा है यह काया है या शेष उसी की छाया है। तो यहाँ पर जो है हम संदेह कर रहे हैं कि ये शरीर है या उसकी प्रति है, उसकी छाया है। ये मेरी काया है या किसी अन्य की, किसी के भी नाम लेकर हम कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है या उसकी प्रति है, ये मेरी काया है या उसकी छाया है। तो यहाँ पर संदेह प्रस्तुत कर रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहीं पर जो है इसका संदेह अलंकार हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी कि यह काया है या शेष उसी की छाया है। इसके पीछे तर्क दिया हुआ है वही है जो मैंने अभी आपको समझाया है कि उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है, यानी कौन सी वस्तु कौन सी है। हम संदेह करते हैं कि भाई ये है या वो है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अतः यह काया है या शेष उसी की छाया है संदेह अलंकार का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसी के साथ इस क्लास में सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही थे, लेकिन दोस्तों पांचों क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनमें से पूरे चांसेस हैं एक क्वेश्चन लग जाने के। तो मेरे ख्याल से आपको इनको अच्छे से याद रख लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी आपको देख लेना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारी आने वाली और भी वीडियोस हैं उनको भी, और भी क्लासेस हैं उनको भी आप समय से देख लीजिए और सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए।
क्योंकि उसमें जो है मैं संविधान के क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, तो उसमें मैं आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ताकि क्वेश्चन घुमा फिरा कर कैसा भी आ जाए आप उसको बड़े ही आसानी से लगा दें। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बार का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अभी अकेडमी के साथ जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पीछे की जो भी वीडियोस हैं, जो भी क्लासेस हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, किस चीज़ की कमी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। क्वेश्चंस तो वैसे वही हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर ही मिलेगा। तो मैं अभिषेक कुमार लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में।